इस हॉल में मौजूद सभी लोगों को और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। और मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज मुझे यहाँ बुला के बातचीत करने का मौका दिया। हम लोग नए नए आए थे राजनीति में, आप लोगों के प्यार और मोहब्बत ने हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया। 5 साल हमारी सरकार के पूरे होने को आए और इन 5 सालों में दिल्ली ने विकास की एक नई कहानी पूरे देश को और पूरी दुनिया को बताई है। एक तरफ दिल्ली के 5 साल और दूसरी तरफ देश के 72 साल। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। देश को आज़ाद हुए 72 साल हो गए। वैसे तो 72 साल किसी देश की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन 72 साल बहुत कम भी नहीं होते। हमारे बाद कई देश आज़ाद हुए और वो देश आज हमसे कहीं आगे निकल गए। जापान का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बुरा हाल हो गया था, लेकिन आज जापान हमसे कहीं आगे निकल गया। जर्मनी का बुरा हाल हो गया था, जर्मनी हमसे आगे निकल गया। सिंगापुर 1964 में आज़ाद हुआ, सिंगापुर हमसे आगे निकल गया। और भी बहुत सारे देश, चाइना का भी पिछले 30-35 साल में जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, जाहिर सी बात है कि देश का नागरिक ये सवाल पूछे कि हमारा देश क्यों पिछड़ गया, हमारे में क्या कमी थी। ये प्रश्न मेरे भी दिमाग में आया करता था जब तक हम लोग राजनीति में नहीं आए थे। हम एनजीओ चलाया करते थे, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम किया करते थे। दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम करते हुए जब मैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जाता था और सरकारी स्कूलों की बुरी हालत देखता था, सरकारी अस्पतालों में जाता था, अस्पतालों की बुरी हालत देखता था, तो एक मन में ये आता था कि 70 साल हो गए, ये ठीक क्यों नहीं हो पा रहे, स्कूल ठीक क्यों नहीं हो पा रहे, अस्पताल ठीक क्यों नहीं हो पा रहे। उस टाइम मन को ये तसल्ली देता था कि ये बड़ा मुश्किल होता होगा, बड़ी कॉम्प्लेक्स समस्या होती होगी जो ये 70 साल हो गए बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां आई, ये कर नहीं पा रहे, कुछ ज्यादा ही मुश्किल होगा। लेकिन पिछले 5 साल के अंदर हमने 5 साल में दिल्ली में पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया। तो इसका मतलब हो तो सकता था, 70 साल में किया नहीं इन्होंने। हमने 5 साल में दिल्ली के हर नागरिक के लिए अच्छे इलाज का इंतजाम कर दिया। इसका मतलब हो तो सकता था, किया नहीं इन्होंने। हमने 5 साल में दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी। पहले कितने पावर कट लगा करते थे। इसका मतलब पूरे देश में हो तो सकती थी बिजली 24 घंटे, किया नहीं इन्होंने। हमने 5 साल में बिजली सस्ती कर दी दिल्ली में। इसका मतलब हो तो सकती थी, की नहीं इन्होंने। हमने 5 साल के अंदर दिल्ली के कच्ची कॉलोनियों के अंदर गली गली के अंदर गलियां और सड़कें बनवा दी। इसका मतलब पूरे देश में गलियां और सड़कें बन तो सकती थी, की नहीं इन्होंने। हमने 5 साल के अंदर दिल्ली के घर घर में पानी का कनेक्शन देने का, पानी की पाइपलाइन पहुंचाने का, टूटी से पानी देने का प्रोसेस चालू कर दिया, सीवर का कनेक्शन देने का प्रोसेस चालू कर दिया। तो इसका मतलब हो तो सकता था, पूरे देश में लोगों को पानी दिया तो जा सकता है, लेकिन किया नहीं इन्होंने। तो जनता पूछ रही है, जनता 70 साल का हिसाब चाहती है कि अगर 5 साल के अंदर दिल्ली की आम आदमी पार्टी ये काम कर सकती है, तो 70 साल में बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर देश को पिछड़ा क्यों रखा। आज हम किसी भी राज्य का बजट उठा के देख लें, सारे राज्यों के बजट घाटे में चल रहे हैं, सारे राज्य घाटे में चल रहे हैं। दिल्ली, हमारे आने से पहले दिल्ली भी घाटे में चला करती थी, दिल्ली का बजट भी घाटे में चला करता था। अभी अभी मैं अपने लिए अच्छी बात कहूं, अपनी तारीफ करूं, ये तो सभी कर सकते हैं। सीएजी जो देश की सबसे बड़ी संस्था है, सीएजी वो संस्था है जिसने देश के सबसे बड़े बड़े घोटाले निकाले। उस संस्था ने अभी पिछले दिनों हमारा 5 साल का ऑडिट किया है और ऑडिट करके उन्होंने कहा है
कि पिछले 5 साल में दिल्ली सरकार मुनाफे में रही है और दिल्ली सरकार पूरे देश में अकेली सरकार है जो मुनाफे में रही है। तो अगर दिल्ली सरकार मुनाफे में रह सकती है तो देश के लोगों का यह प्रश्न पूछना तो जायज है कि उनके राज्य की सरकार मुनाफे में क्यों नहीं है। देश के लोगों का यह पूछना जायज है कि अगर दिल्ली सरकार मुनाफे में आम आदमी पार्टी के टाइम में आ सकती है तो यूपी सरकार क्यों नहीं आ सकती मुनाफे में, हरियाणा सरकार मुनाफे में क्यों नहीं आ सकती, पंजाब सरकार मुनाफे में क्यों नहीं आ सकती, उनके राज्य का पैसा जा कहां रहा है, यह पूछना उन सबके लिए बहुत जायज है। मुझे मेरे देश ने बहुत कुछ दिया है। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, बहुत मामूली सा आदमी हूं। 12वीं के बाद आईआईटी में गया था पढ़ने के लिए। उन दिनों में 1989 में पास आउट किया था, 85 में मैंने एडमिशन लिया था। उन दिनों में आईआईटी की फीस 32 रुपए महीना होती थी। मैं सोच रहा था कि अगर 32 रुपए महीना आईआईटी की फीस ना होती, पता नहीं मैं आईआईटी पढ़ पाता कि नहीं पढ़ पाता। फीस 32 रुपए होती थी और जो हॉस्टल का मेस का खर्चा था वो मुझे स्कॉलरशिप से मिला था। अगर वो स्कॉलरशिप ना मिलती, पता नहीं मैं आईआईटी पढ़ पाता कि ना पढ़ पाता। तो जो आजकल कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जिसके बच्चे बढ़ी हुई फीसों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, बड़ी तकलीफ होती है। मैं सभी सरकारों से यह कहना चाहता हूं कि कम से कम शिक्षा का बजट तो मत काटो। तुम्हें कमाई करनी है, ये बच्चे ही मिले हैं तुम्हें कमाई करने के लिए, इनके बच्चों की फीस ही मिली है, इसी से तुम्हें कमाई करनी है। और 100 तरीके हैं कमाई करने के, अडानी से ले लो, अंबानी से ले लो, खुशी खुशी दे देंगे वो लोग। इनसे बच्चों का तो खून मत चूसो। इसी कैंपस से, इन्हीं कैंपस से आपके इस देश के भविष्य के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं। यही बच्चे आगे बढ़ के इस देश का भविष्य बनने वाले हैं। इनकी फीस जितनी भी मैं कैलकुलेट कर रहा था, अभी जो यूनिवर्सिटी वाले बच्चे विरोध कर रहे थे, कहीं पे 100 करोड़ रुपए में काम चल जाएगा, कहीं 150 करोड़ में, कहीं अगर 100 करोड़ 150 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के लिए क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो मेरा अपना यह मानना है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बढ़ी हुई फीस के कारण पैसे नहीं दे पाएंगे। शिक्षा से पैसे कमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ना सरकार को करनी चाहिए ना प्राइवेट सेक्टर को करनी चाहिए। मैं एक मामूली सा आदमी था, दिल्ली की झुग्गियों में काम किया करता था। अचानक दिल्ली के लोगों ने इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया, मुख्यमंत्री की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी दिल्ली की। मेरी कोई औकात नहीं थी, लेकिन जब से लोगों ने यह जिम्मेदारी दी है, मेरा तन मन धन एक एक मेरा क्षण जिंदगी का दिल्ली के लोगों की सेवा में अर्पित है। तब से पूरी कोशिश मैं कर रहा हूं कि कैसे दिल्ली के लोगों की जिंदगी को बेहतर किया जाए, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, सीसीटीवी कैमरे हो, जो मर्जी हो। हमारी पूरी कोशिश है कि दिल्ली के लोगों को कैसे बेहतर सुविधाएं दी जाए। मैं सोच रहा था, भगत सिंह ने जब देश के लिए कुर्बानी दी थी, भगत सिंह ने यह सोच के कुर्बानी नहीं दी थी कि आजाद होने के बाद ये नेता और ये पार्टियां मिलकर इस देश को लूटेंगे। अगर उन्हें पता होता, पता नहीं वो कुर्बानी देते कि ना देते इस देश के लिए। और 70 साल के बाद ही सही, आज दिल्ली के अंदर जो हो रहा है, हम भगत सिंह के सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद। स्वागत आपका अरविंद जी चौपाल में। जब से आप सीएम बने वो टोपी नहीं है। टोपी, हाँ टोपी एंड मफलर। ये जो सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स लोग लिखते हैं वो पढ़ते हैं आप? कभी कभी पढ़ता हूँ। आजकल सोशल मीडिया ऑर्गेनिक नहीं बचा। इतने सारे फर्जी अकाउंट खुल गए हैं, इतने इस पार्टी के अकाउंट हैं, उनके अकाउंट हैं। मैं लिखूंगा तो वो वाले गाली देते हैं गंदी गंदी, वो लिखते हैं तो वो वाले गाली देते हैं गंदी गंदी। तो कमेंट से आपको जेन्युइन जनता की भावनाओं का पता नहीं चलता। आपके भी हम कोशिश ये करता हूं कि मैं जनता के बीच में रहूं, ज्यादा से ज्यादा मैं दिल्ली में घूमता रहता हूं, जनता के बीच में रहता हूं,
ताकि शुद्ध रूप से जनता के विचार सुनने को मिलें। अभी जो माहौल चल रहा है दिल्ली में, दो तरह की तस्वीरें दिख रही हैं। एक तरफ मजनू का टीला, आदर्श नगर, जहां जश्न मन रहा है। दूसरी तरफ जामिया है, जाफराबाद है, वहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस सीएए पर आप किस तरफ खड़े हैं? वहां तो आपने विरोध किया संसद में, लेकिन आप किस तरफ खड़े हैं? ये क्या है ये सीएबी? कानून आपने विरोध किया जिसमें पड़ोसी देशों से जो शरणार्थी जो वहां धार्मिक वजहों से प्रताड़ित हैं, उनको नागरिकता का रास्ता खुलेगा। इसमें क्या दिक्कत है? कौन कौन से देश? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। वहां से किस किस को कह रहे हैं आएंगे लोग? धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित हैं। कौन कौन से धर्म के? वहां पे तो देश के मेजॉरिटी धर्म तो इस्लाम है, तो बाकी जो धर्म हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, उनको बुला रहे हैं जी। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लगभग 3 करोड़ से 4 करोड़ नॉन मुस्लिम्स रहते हैं। इनमें से अगर आधे भी हमारे देश में आ गए, इनको नौकरी कौन देगा? इनको कहां बसाओगे? इनको घर कहां से दोगे? इनको दिल्ली में बसाओगे, इनको बंबई में बसाओगे, इनको गुजरात में बसाओगे, इनको आसाम में बसाओगे, इनको त्रिपुरा में बसाओगे, कहां बसाओगे? इतने थोड़ी आज हमारे देश में हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, चारों तरफ बेरोजगारी का माहौल है। हमारा पहला मकसद तो अपने बच्चों को नौकरी देना होना चाहिए। हम उनको नौकरी देने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को और अफगानिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को नौकरी देने की चिंता कर रहे हैं। अपने बच्चों को तो नौकरी दे लें पहले। दूसरा, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, वहां से जो लोग आएंगे उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन बनाएगा? उनको कैसे होगा? उसी का तो रास्ता खुलेगा इस बिल से। और इतने सारे नहीं आएंगे जितने आप कह रहे हैं। भारत सरकार देगी उनको डॉक्यूमेंट्स, ऐसा आप बता रहे हैं। तो जो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आएंगे उनके लिए भारत सरकार डॉक्यूमेंट बनाएगी। और हमारे देश में एनआरसी होगा। एनआरसी में जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उसका क्या होगा? वो एनआरसी से बाहर होंगे, वो देश से बाहर होंगे। तो जो पाकिस्तान से आएंगे उनके डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार बनाएगी, जो और अपने देश के लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उनको देश से बाहर निकालेंगे। यही है। मैं समझना चाह रहा हूं, मैं भी अभी तक समझा नहीं हूं ये कानून है क्या चीज। इसलिए आप जब विपक्ष गया, ये कानून क्यों लाया गया, इसकी क्या जरूरत थी, ये मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे टाइम में जब पूरा देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, जब पूरे देश के अंदर हाहाकार मची हुई है, आज प्याज मार्केट में 200 रुपए किलो बिक रहा है, आलू के दाम बढ़ने चालू हो गए, महंगाई की वजह से बुरा हाल है, पूरी इकोनॉमी का भट्ठा बैठा हुआ है, सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। एक यही मुद्दा बचा था क्या? इसकी क्या जरूरत क्या थी? इसकी पूरे देश में आग लगाने की क्या जरूरत थी? हमारे बच्चों के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, हॉस्टल्स के अंदर घुस घुस के लड़कियों को मारा जा रहा है, सारे देश के अंदर 33 यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चे जो है सड़कों के ऊपर हैं। बच्चों का यही काम रह गया था? बच्चों को पढ़ाई कराओ यार, बच्चे देश का भविष्य हैं। इल्जाम तो आपकी पार्टी के विधायकों पे लग रहे हैं कि वो भड़का रहे हैं। आपकी पार्टी के विधायकों को इल्जाम लग रहे हैं कि वो भड़का रहे हैं, आप कह रहे हैं बच्चे हैं। देखिए, इल्जाम वो सब लगते रहते हैं। वो मेरा अपना दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते जो भी आज दिल्ली की स्थिति बनी हुई है और देश का नागरिक होने के नाते जो देश के अंदर स्थिति बनी हुई है उसको लेके मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं। और इस कानून की मैं कोई भी लॉजिक नहीं समझ पा रहा कि ये किसको फायदा पहुंचाने के लिए कानून किया जा रहा है। अभी तक तो यही निकल के आ रहा है कि पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाया गया। और मुझे पूरे देश के अंदर ये कह रहे डॉक्यूमेंट्स, कल मैंने एक स्टेटमेंट सुना था अमित शाह जी का, एक चैनल पे बोल रहे थे, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो उसको देश से निकाल दिया जाएगा। किशोर जी, आपके पास हैं डॉक्यूमेंट्स? आप दिल्ली कब आए थे?
मैं तो दिल्ली में पैदा हुआ। हैं? मैं तो अच्छा, दिल्ली में- यहीं पैदा हुआ। आपके कई रिपोर्टर हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। आपके चैनल से बहुत सारे लोग बाहर होने वाले हैं। इस देश में 70% लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। गरीबों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। अमीर लोग तो पैसे देके बनवा लेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स। जब नोटबंदी हुई थी तब भी ये कहा जा रहा था कि अमीरों को नुकसान हुआ। अमीरों ने तो सबने कमीशन दे दे के अपनी नोटबंदी कर ली, वो पैसे ले लिए थे। पिसा तो गरीब था। अभी भी 70% गरीबों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो क्या करोगे इसको? क्यों? मेरा अपना सुझाव है आप कह रहे हैं कि टाइमिंग ठीक नहीं है। केंद्र सरकार को सुझाव है कि बहुत गंदा कानून है, पता नहीं क्यों लाए थे, सारा देश में आग लगी हुई है। इस कानून को वापस ले लें और सारे मुख्यमंत्रियों की, सारी पार्टियों की मीटिंग बुला के देश में नौकरी कैसे देनी है, महंगाई कैसे दूर करनी है, आर्थिक मंदी कैसे दूर करनी है, फैक्ट्रियां कैसे दोबारा चालू करानी है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। घुसपैठिए कैसे बाहर निकाले जाए? फिर घुसपैठियों का क्या किया जाए? उनको रहने दिया जाए? नहीं, चाहे किसी भी धर्म का हो, क्यों रहने दिया जाए? वही तो वो कह रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो अलग कह रहे हैं। कल पाकिस्तान के हिंदुओं का एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा हम जन्म से पाकिस्तानी, हमारे खून में पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं। उनको ये कह रहे हैं आओ आओ। उनको नहीं कह रहे, प्रताड़ित हैं जो उनको कह रहे हैं, जो प्रताड़ित होकर यहाँ आ रहे हैं उनको कह रहे हैं। किशोर जी, मेरा ये कहना है कि ये कानून खतरनाक कानून है। इस कानून से देश का कोई भला नहीं होने वाला। इस वक्त देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है और हमें उसी पे ध्यान देना चाहिए। दिल्ली की राजनीति की बात करते हैं। टोपी तो नहीं है अब, आप कह रहे हैं, लेकिन वो आई लव केजरीवाल चल रहा है। अब ये आई लव केजरीवाल महिमा मंडन नहीं है? मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। मैंने वो जो ऑटो के पीछे लिखा हुआ है ना, उस ऑटो वाले से पूछिए, मैंने नहीं कहा। मैं क्यों जाके लिखूंगा? ऑटो वाले लिख रहे हैं। नहीं, आप ये भी तो कह रहे हैं दिल्ली में तो केजरीवाल ही, दिल्ली में तो ऐसे कुछ नारा है ना। वो भी जनता कह रही है। आपकी पार्टी कुछ नहीं कह रही ना, मेरी पार्टी कुछ नहीं कह रही। मेरी पार्टी और मेरी सरकार लोगों की सेवा करने में लगे हैं। तो वो एक तरफा प्यार है उस तरफ से? नेचुरली जनता कह रही है। जनता इस टाइम पहली बार देश के इतिहास में हो रहा है कि एक सरकार ऐसी है इस देश में जो अपने काम पे वोट मांग रही है। आप 70 साल, आप तो पत्रकार हैं, आप तो ज़्यादा जनरल नॉलेज आपकी अच्छी है। 70 साल के भारत के इतिहास में एक वाकया ऐसा बता दीजिए जिसमें किसी पार्टी की सरकार ने स्कूलों के नाम पे वोट मांगे हों। एक सरकार ऐसी बता दीजिए जिसने अपने इतिहास में अस्पतालों के नाम पे वोट मांगे हों, पानी के नाम पे वोट मांगे हों, बिजली के नाम पे वोट मांगे हों। फ्री के नाम ये पे तो देश के लिए एक अच्छी बात है। फ्री की बात आपने कही। अगर मैंने आपका बजट नफे में रखा, घाटे में नहीं होने दिया। 5 साल में एक भी आइटम के ऊपर हमने टैक्स नहीं बढ़ाया। उल्टे पहले 2 साल के अंदर हमने लगभग सभी आइटमों पे वैट उन दिनों में होता था 12% से 5% कर दिया, टैक्स कम कर दिया, बजट मुनाफे में रखा, भ्रष्टाचार खत्म करके मैंने अगर पैसा बचा लिया और आपकी बिजली सस्ती कर दी, आपका पानी सस्ता कर दिया, तो बताओ क्या गुनाह किया मैंने? महिलाओं का भी, जब मैं अंदर घुस रहा था, आप ही की एक रिपोर्टर कह रही थी सर थैंक यू सो मच, आपने हमारी बस फ्री कर दी। महिलाओं से पूछो ना कितनी खुश हैं। अच्छा, ये आप जो कह रहे हैं, ये सीएजी की रिपोर्ट में ही आया है कि रेवेन्यू सरप्लस। ये सीएजी की रिपोर्ट तो 2018 तक की नहीं है। नहीं, अभी आई है, 1 महीना पहले। अभी 1 महीना पहले आपने अखबारों में पढ़ा नहीं? पर उसका पीरियड तो 2013 से 2018 है। 5 साल का है। हाँ, 13 से 18। नहीं, वो 5 साल उन्होंने हमारी सरकार का कहा है। मैं आपको दे दूंगा, रिपोर्ट की कॉपी दे दूंगा। जहां तक मैंने, या तो मेरी जानकारी गलत हो, लेकिन 2013 से 2018 तक का, 17-18 फाइनेंशियल ईयर का है। उसके बाद ही तो आपने ये सब बांटना शुरू किया है। मैं आपको रिपोर्ट की कॉपी दे दूंगा। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि जो केंद्र में नरेंद्र, दिल्ली में अरविंद, ये नारा अब नहीं है। केंद्र में नरेंद्र, दिल्ली में अरविंद। हम क्यों देंगे ये नारा? वो भी जनता ने दिया था। वो भी जनता ने दिया था। नहीं, जनता कोई ऐसा नारा दे रही है ऐसा मुझे ज्ञान नहीं है। दिल्ली में हमारे कामों के नाम पे वोट पड़ रहा है।
अरविंद के नाम पे भी वोट नहीं पड़ रहा। अरविंद इंपॉर्टेंट नहीं है, राजनीति बदली है। दिल्ली की तरफ अब पूरा देश देख रहा है। आप ये बताओ ना कि पूरे देश में कौन सी ऐसी सरकार है जो आज भी स्कूलों और अस्पतालों और बिजली और पानी और सड़क और सीसीटीवी कैमरे और पता नहीं कितनी चीजें करा दी, हम भी भूल जाते हैं। तो दिल्ली में तो केजरीवाल नारे का मतलब क्या हुआ फिर? हैं जी? दिल्ली में तो केजरीवाल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि दिल्ली में केजरीवाल। कांग्रेस के साथ दोस्ती लगभग खत्म हो गई, आपके शब्द थे लगभग खत्म हो गई। दोस्ती कब थी? हैं? दोस्ती कब थी? आपने कहा था दोस्ती लगभग खत्म हो गई। ये तो आप, या तो सवाल आप ही से, आप ही का स्टेटमेंट था, दोस्ती लगभग खत्म हो गई है। कब कहा था मैंने दोस्ती खत्म हो गई? हाँ, दोस्ती कब थी उनसे? पिछले जब चुनावों में बात हो रही थी। अभी भी अब नहीं है, अब हो भी नहीं सकती। कभी दोस्ती थी भी नहीं, कभी दोस्ती हो भी नहीं सकती। आपको समर्थन दिया था आपकी पहली सरकार में उन्होंने कहा हम समर्थन दे रहे हैं, सरकार बनाओ। हमने जनता से पूछा भाई बनाएं, बोले जी बना लो, इनसे लेके समर्थन, फिर बिजली पानी फ्री कर देना। हमने कर दिया। तो वो दोस्ती उन्होंने आगे बढ़ बढ़ के समर्थन दिया कि समर्थन दे रहे हैं, बनाओ सरकार। हमने जनता से पूछा, जनता बोली बनाओ। दोस्ती हमने 49 दिन में बिजली पानी फ्री कर दिया। उस वक्त भी कोई दोस्ती नहीं थी ना, कोई दोस्ती नहीं है उनके साथ। कैसे हो सकती है? तो ये कहा जा रहा है कि आप आजकल बहुत खामोश हैं। मतलब जब से लोकसभा चुनाव की हार हुई है, न नरेंद्र मोदी पर कुछ बोलते हैं, न राहुल गांधी पर कुछ बोलते हैं। ये कुछ स्ट्रैटेजी चेंज हुई है? मेरा मकसद केवल, जैसा मैंने अभी अपने भाषण में बोला, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं जिसे इस देश के, दिल्ली के लोगों ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। जब से हमें जिम्मेदारी मिली है, हम केवल और केवल जनता का काम करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा हमें किसी से कोई दोस्ती नहीं, किसी से कोई मोहब्बत नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, केवल जनता से प्यार है और उसी में लगे हुए हैं। हम किसी को क्यों गाली देंगे, किसी के बारे में क्यों चर्चा करेंगे हम लोग? पहले तो आप बड़े जोर मुद्दों की बात करते थे। जब जब मुद्दे हुए, सीसीटीवी कैमरों की इन्होंने फाइल रोकी, हमने आवाज उठाई। इन्होंने हमारे मोहल्ला क्लिनिक रोके, हमने आवाज उठाई। वो तो जनता के लिए तो आवाज उठाएंगे हम लोग, और करा के ले आए हम भी जिद्दी हैं, सारे काम कराएंगे जनता के। पहले आप वो एंग्री यंग मैन टाइप आते थे ना कि मोदी जी मैं केजरीवाल हूं, मैं नहीं डरने वाला। देखिए, जब भी कोई फाइल फंसती है, जैसे इसी की सीसीटीवी कैमरों की, पहले हम उनके पास जाते हैं, उनसे हाथ जोड़ के बात करते हैं, उनके पैर पकड़ते हैं। फिर वो नहीं मानते तो फिर कभी कभी धरना भी करना पड़ता है, कभी कभी एंग्री मैन भी बनना पड़ता है, फिर काम कराने के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। तो ये जब से वो ज्यादा ताकतवर होकर आए हैं लोकसभा में, बीजेपी केंद्र सरकार में, तब से सारे काम, पहले आप कहते थे ना काम नहीं करने देती है, वो सारे काम करने दे रहे हैं। वो उसका कारण है, वो आप लोगों ने गलत समझ लिया। पिछले साल जुलाई के महीने में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने दिल्ली सरकार के चुने हुई सरकार को फाइनल अथॉरिटी माना। उन्होंने कहा भी एलजी के पास अब फाइलें नहीं जाया करेंगी। उसके पहले सारी फाइलें एलजी के पास जाया करती थी, इसलिए फ्रिक्शन ज्यादा दिखती थी आपको। जुलाई 2018 के बाद से एलजी साहब के पास फाइलें जानी बंद हो गई, हमारी सारी पावर आ गई। तब से कामों का सिलसिला बहुत तेजी से शुरू हो गया। तो अब ताकत है आपके पास? अब काफी ताकत है, पूरी ताकत नहीं है, अभी भी कुछ मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन काफी ताकत आ गई है, काफी काम करने की ताकत आ गई है। तो आप जो कह रहे हैं कि हमने जो वादे किए थे उसमें से काफी पूरे कर दिए, तो लगभग सारे पूरे हो गए। वाईफाई बचा है, वो भी 1 या 2 दिन के अंदर उद्घाटन होगा। वो पूरा जितना पूरी दिल्ली? पूरे नहीं, लगभग 11,000 हॉटस्पॉट्स बनने हैं। 100 हॉटस्पॉट्स बन गए हैं, तो वो कल या परसों में उसका उद्घाटन है। 11,000 में से 100 पे, बाकी तो शुरू अब हर हफ्ते शायद 500 या हर हफ्ते 100 अब बनते जाएंगे। 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। 6 महीने बाद आप रहेंगे? कंप्लीट हो जाएगा, बनना चालू हो गया, मतलब हर हफ्ते। आपको पूरा भरोसा आप रहेंगे 6 महीने बाद? जनता को भरोसा है। नहीं तो एक वादा ये भी तो था पूर्ण राज्य का, वो उसकी आप बात ही नहीं करते अब। नहीं, बात करते हैं, पूर्ण राज्य मिलना चाहिए। पूर्ण राज्य तो जनता की मांग है कि उनकी चुनी हुई सरकार को सारी शक्तियां होनी चाहिए ताकि जनता के हिसाब से काम हो सके, नहीं तो जनतंत्र ही नहीं रह जाता। नहीं, आप कह रहे हैं ना आपकी काम हो रहा है, अब ताकत मिल गई है। जैसे पुलिस आपके पास नहीं है,
लैंड आपके पास नहीं है, आप अस्पताल बनाना चाहते हो, आप अस्पताल नहीं बना सकते, लैंड आपके पास नहीं है। आज महिलाओं के साथ जो भी गलत काम हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, इतने रेप बढ़ रहे हैं, इतना, अगर आज लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस हमारे पास होती तो हम उसको भी, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को भी ठीक कर सकते थे, जैसे आजकल जो माहौल है, उसको भी कंट्रोल कर सकते थे। अगर आज आप कह रहे हैं आप नहीं भड़का रहे, तो फिर कौन कर रहा है ये क्या जो माहौल चल रहा है दिल्ली में? लोग नाराज हैं, लोग उतर रहे हैं। अब ये 33 यूनिवर्सिटीज के अंदर कौन भड़का रहा है स्टूडेंट्स को, आप बताओ? जो हिंसा हो रही है, सारे हिंसा- लोग हिंसा की सड़क बात के ऊपर उतर रहे हैं। हिंसा जो हो रही है वो गलत है। हिंसा में मैं आपकी बात मानता हूं कि जहां जहां जैसे बसें चली, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बसें स्टूडेंट्स ने जलाई। क्यों? बसें, एक बस जलाने के लिए आपको 35-40 पता नहीं कितने मिट्टी के तेल के कैंस की जरूरत पड़ेगी। कौन लाया वो स्टूडेंट्स ने नहीं किया। इट वाज नॉट डन बाय, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेस्टेड इंटरेस्ट ने, किसी ना किसी गलत लोगों ने किया। उसकी जांच होके उनको सजा दिलवाओ। तो वो तो इशारा वो करते हैं लोग- कि वेस्टेड इंटरेस्ट आप हैं। वो तो कहते रहेंगे, ये तो बयानबाजी है। जांच कर लेना, पुलिस तो उन्हीं के पास है। नहीं, जैसे मनीष जी ने वो वीडियो डाला कि भाई पुलिस तो बुझा रही थी आग। मेरा सुझाव है कि दिल्ली के मुद्दों पे बात करें। मनीष ने क्या बोला, उसने क्या बोला, ये बयान, ये तो पॉलिटिकल बयानबाजी चलती रहती है। नहीं, पर हिंसा में गलत है। हिंसा में पॉलिटिकल बयानबाजी ना हो तो वो बेहतर नहीं है। हिंसा गलत है। हिंसा को लेके मैं चिंतित हूं। मैंने एलजी साहब से भी इस बारे में बात की। अमित शाह जी से मैंने टाइम मांगा हुआ है। वो बहुत बिजी होंगे, 2 दिन से उन्होंने टाइम नहीं दिया मिलने का। मैं उम्मीद करता हूं जल्दी उनसे मिलकर इसका समाधान निकालेंगे। दिल्ली शायद अकेला शहर होगा दुनिया का जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स जब वेरी पुअर आता है तो लोग खुश हो जाते हैं कि अभी चलो वेरी पुअर हो गया। ये समस्या बड़ी नहीं है। ये समस्या घटी है थोड़ी। 5 साल पहले 2015 में दिल्ली का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स मार्च से लेके अक्टूबर तक 155 था। अब ये 115 हो गया एवरेज। तो 25% पोल्यूशन दिल्ली का कम हुआ है मार्च से लेके अक्टूबर तक। मिड अक्टूबर से पराली का धुआं दिल्ली में आने लगता है और 1-1.5 महीने के लिए ये दिल्ली की हवा को खराब करता है। पराली का समाधान निकल सकता है। मैंने कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से बुला के बात की थी, एक्सपर्ट से बुला के बात की थी। पराली से कोयला बनता है, पराली से सीएनजी बनती है। अभी करनाल में एक प्लांट लगा है सीएनजी बनाने का, हो सकता है कॉमर्शियल प्लांट है। और जितनी सीएनजी बनेगी, दिल्ली की इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड कंपनी उस सीएनजी को 100% सीएनजी को खरीदने को तैयार है। पंजाब के अंदर पराली से कोयला बनाने के कई सारे प्लांट्स लगे हैं, कॉमर्शियली काम कर रहे हैं। जितना कोयला बनेगा, मुझे बताया गया है कि एनटीपीसी सारा कोयला खरीदने को तैयार है। तो अगर दोनों राज्यों की सरकारें पॉलिसी बना के बैंकों से बड़े स्तर के ऊपर लोन दिलवा दें, तो ये जो पराली आज समस्या बनी हुई है, ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर बहुत बड़े स्तर के ऊपर पराली से कोयला बनाने का और पराली से सीएनजी बनाने के प्लांट्स और इंडस्ट्री लगाई जाए, तो किसान को पराली के बदले पैसे मिलेंगे, वो पराली बेच सकेगा, फिर वो क्यों जलाएगा। लगभग 20 लाख जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं और देश के लिए कोयला और इतनी सारी फैक्ट्रियां लग सकती है। तो ये विन विन सिचुएशन है सबके लिए। केंद्र सरकार को मुझे लगता है सबको बुला के और दोनों राज्य सरकारों को, हमको इस बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो पंजाब में तो आप काफी मजबूत विपक्ष हैं, आपके कई विधायक हैं, आपने कोई आंदोलन चलाया इसके लिए वहां पर? सरकार नहीं है ना हम। नहीं, पर आप विपक्ष में होते हैं तो खूब आंदोलन करते हैं। आवाज उठा रहे हैं। वो उतनी आवाज नहीं दिख रही, मतलब माफ कीजिएगा, वो ऐसा कोई आंदोलन नहीं दिखा कि आम आदमी पार्टी ने ऐसा आंदोलन चलाया कि नहीं पराली यहां पे नहीं जलाई जानी चाहिए, पराली ऐसा कैसे कह सकते हो? किसानों को दोष कैसे दे सकते हो? किसान क्या करेगा? किसान के लिए अगर आप फैक्ट्री लगाओगे और कोई फैक्ट्री वाला किसान के पास जाता है और कहता है तू अपनी पराली बेच दे, मेरे को 2000 रुपए क्विंटल पैसे दूंगा, नेचुरली किसान बेच देगा। और अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो किसान फिर आग लगा देता है। तो वो तो पॉलिसी लेवल का डिसीजन है, इसमें आंदोलन क्या करेगा? पिछली बार पिछले चुनाव में
आपका मुकाबला किरण बेदी जी से था। इस बार हो सकता है मनोज तिवारी जी से हो। वो उनके सीएम कैंडिडेट हैं। हो सकता है। अच्छा है आपके लिए। मैंने पहले भी बोला था, वो गाते बहुत अच्छा है। सुना है आप लोगों ने गाना उनका, रिंकिया के पापा, बहुत अच्छा है। आपने सुना है? जी जी। हैं? अच्छा है, और बहुत अच्छा गाते हैं। दिल में बस गए अगर वो लोगों के, तो हैं? अगर वो दिल में बस गए लोगों के, तो जनता का प्यार नहीं, जैसा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गाना सुनना चाहिए उनका। वोट नहीं देना चाहिए उनको, उनको वोट नहीं देना चाहिए। जनता तय करेगी, जनता ने तय करना है, जनता जनार्दन है। तो फिर बीजेपी से स्ट्रांग कैंडिडेट कौन हो सकता है जो आपको चुनौती दे? अगर आप कह रहे हो कि ये तो सिर्फ गाने बीजेपी को तय करना है कि कौन होगा। वो कह रहे हैं मोदी जी को लड़ाएंगे। अभी लोकसभा चुनाव में आप तीसरे नंबर पर रहे। मेरे ख्याल से 2 कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहां पे आप दूसरे पे रहे, बाकी 5 में आप तीसरे पे रहे। अगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी देखें और विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी देखें तो 65 में बीजेपी आगे थी और 5 में कांग्रेस आगे थी। ये ऐसा क्यों कि केंद्र की राजनीति के लिए आपको जनता मंजूर नहीं करती? एक्चुअली लोगों के मन में ये था कि भाई ये लोग तो दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्र के अंदर तो इनका कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो दिल्ली के लिए लोग अलग तरह से वोट देते हैं, केंद्र के लिए अलग तरह से वोट देते हैं। कांग्रेस का मजबूत होना कितना जरूरी है केंद्र के लिए अगर आप नहीं लड़ रहे हैं तो? नहीं, जैसे आपने उड़ीसा में देखा, एक ही दिन असेंबली इलेक्शन हुए और एक ही दिन लोकसभा। 2 मशीनें साथ साथ पड़ी थी, लोगों ने दोनों मशीनों पर अलग अलग बटन दबाए। तो पूरे देश में अब ये देखने को मिल रहा है कि लोग केंद्र के लिए अलग से वोट देते हैं और राज्य के लिए अलग से वोट देते हैं। मोदी जी से क्या सीखा आपने? सबसे सीखना चाहिए, आपसे भी सीखते हैं। मोदी जी से क्या सीखा? सबसे सीखना चाहिए। पूरे दुनिया के अंदर हर व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ सिखाता है और हर व्यक्ति की से सीख के आपको अपनी बुराइयों को कम करना चाहिए और दूसरों से अच्छी बातें सीख के अपनी जिंदगी में ढालनी चाहिए। तय कर लिया आपने लोकसभा चुनाव के बाद कि मोदी जी पे तो बोलना ही नहीं है। आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो कि अच्छा, राहुल जी पे बोल दीजिए, उनसे क्या सीखा आपने? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? दिल्ली की समस्याएं इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, एक सवाल जो सोशल मीडिया पर पूछा जाता है और जनता भी पूछती है कि आप लड़ते बहुत हैं, आप कहते हैं कि मैं जनता की समस्याओं के लिए लड़ता हूं, तो ये लड़ने से कुछ हासिल हुआ? सीसीटीवी कैमरे आ गए। ये लड़ के आए? आपको याद है मैं और मनीष जी 10 दिन बैठे थे एलजी साहब के यहाँ, तो 2.5 साल से सीसीटीवी कैमरों की फाइल नहीं हो रही थी। हम बार बार जाते थे एलजी साहब के पास, एलजी साहब कह देते थे कि हाँ मैं कर रहा हूँ, बस अब कर दूंगा, कल कर दूंगा, परसों। फिर एक दिन हम लोग मन बना के गए, हमने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, वो नहीं माने। फिर एक दिन हम दोनों गए, हमने कहा सर फाइल साइन कर दो। उन्होंने कहा बस मैं कर दूंगा। तो हमने कहा सर हम यहीं बैठे हैं, अब यहीं खाना खाएंगे, यहीं सोएंगे। तो फिर 10 दिन लगे लेकिन फाइल साइन हो गई। चलिए, आखिरी कुछ सवाल करेंगे, सिर्फ यस नो में जवाब लेंगे आपसे। मैं चाहूंगा कुछ प्लेकार्ड्स यहां पर यस नो के हमारे पास पहुंच जाए। एक सवाल उससे पहले, तो फिर इस बार कितनी सीटें? 67 तो पिछली बार ही आ गई थी। आपका क्या भविष्यवाणी है, क्या अनुमान है? मुझे लगता है जनता अच्छा मैंडेट देगी। अच्छा, अब 67 नहीं आ रही? सॉरी नहीं, हाँ, ये मैं अभी सवाल पूछ लूंगा यस नो के। अच्छा, हाँ, तो इस बार 67 नहीं आ रही? नहीं, 67 आएंगी। हम 67 से, अब हमने जितनी पिछली बार मिली हम उससे ज़्यादा की कोशिश करेंगे। बीजेपी को पिछली बार जितनी मिली वो उससे थोड़ी ज़्यादा की कोशिश करेंगे। तो वो उनका नारा होगा अब की बार 3 पार, हमारा ना होगा अब की बार 67 पार। और कांग्रेस का खाता अभी भी नहीं खोल रहे आपने? वो 0 से ऊपर आने की कोशिश करेंगे। चलिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सिर्फ यस और नो में जवाब दें जनता को दिखाते हुए। कांग्रेस बीजेपी से बेहतर है?
राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से बेहतर है? दोनों बराबर है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं इस बार? कभी भी बन सकते हैं, वो लायक हैं, जनता उनसे प्यार करती है। ऐसा शिक्षा मंत्री देश को कभी मिला है? तो सब पार्टियां कहती हैं कि हमारे विधायक जो जीत के आएंगे वो तय करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। जनता तय करती है, मतलब। तो जनता, आप तो वोट ही अपने नाम पे मांग रहे हैं, तो फिर जनता तो आप ही को दे रही है ना। फिर समय बताएगा आपको। नरेंद्र मोदी का विरोध करने से राजनीति में नुकसान होता है? यस, नो? हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी इंपॉर्टेंट नहीं है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और जब जब हमें दिल्ली के मुद्दों पे ज़रूरत पड़ती है हम उनसे बात करते हैं और कोशिश करते हैं दिल्ली के मुद्दों का समाधान निकालने की। किसी व्यक्ति विशेष से ना हमें मोहब्बत है और ना हमारी कोई दुश्मनी है। यानी ये भी आप फ्लैट ही रख रहे हैं? योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, इनका पार्टी में स्वागत है? हमेशा। यस है? यस। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अरविंद केजरीवाल तानाशाह हैं? नो। अरविंद केजरीवाल जिद्दी हैं? यस। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया से भी कामकाज के सबूत मांगते हैं? काम का सबूत? सब काम का सबूत मांगते हैं आप सबसे, अपने मंत्रियों से भी? आप केंद्र से तो मांगते हैं? सबसे सबसे। अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, अब ये सॉरी, आपने बोला कि मनीष सिसोदिया तो बन सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री क्योंकि वो लायक हैं। अरविंद केजरीवाल नहीं बन सकते, आप लायक नहीं हैं? आप यस नो करो। नहीं, ये वाला डिफ्लेक्ट नहीं करने दूंगा मैं आपको। आप खुद को लायक तो मानते होंगे, आप लड़े थे चुनाव लोकसभा का, तब तो आप मानते होंगे ना? मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है और ना मेरा ऐसा कोई इरादा है। मैं दिल्ली को दुनिया का एक मॉडल शहर बनते देखना चाहता हूं। मेरा मकसद है कि दिल्ली दुनिया का नंबर 1 शहर बने। तो हमें दिल्ली में काम करने दिया जाए, हमें दिल्ली में सारी शक्तियां मिलें, ऐसी मेरी इच्छा है। तो ये आप रीजनल पार्टी हैं? जो मर्जी समझ लीजिए आप, हम इस देश की पार्टी हैं। हम देश के बारे में सोचते हैं। हमारे शरीर का कण कण और हमारी एक एक सांस देश के लिए समर्पित है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, हमसे बातचीत करने के लिए, यहां आने के लिए। चौपाल में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री चौपाल में हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।